झिरमिट झिरमिट हो रहा है। हरे कृष्णा बच्चों। तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। लास्ट क्लास तक मैंने आपको 80D से लेकर 80U तक कंप्लीट करवा दिया था। एकमात्र सेक्शन बचा हुआ बच्चों 80C। प्लीज अपनी बातें बंद कर दीजिए। करिए स्टार्ट। 80C की जो सीरीज है उसमें 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 और 80CCE है बच्चों। बहुत ही आसान है ये, वैसे देखा जाए तो। आप लगता है सर इतने सारे सेक्शन कैसे, वो सेक्शन भी तो आपको याद हुए ही थे। मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से। चाहे देखो, हर चीज़ का हम शॉर्टकट नहीं बना सकते, ये मेरा ये पर्सनली मानना है। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को शॉर्टकट से जोड़ दूंगा ना, तो फिर वो जो शॉर्टकट है उसका मज़ा भी खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो याद नहीं रह सकती उनको हमने शॉर्टकट से जोड़ा है। बाकी पढ़ना तो देखो पड़ेगा, शॉर्टकट में तो कभी सी होती भी नहीं कंप्लीट। इसीलिए अब हम सी की सीरीज तक पहुंच गए हैं, हम उसको स्टार्ट भी कर रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको 80CCE पढ़ाता हूं। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये एक लिमिट है। ये कहता है कि 3 सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1, इन 3 सेक्शंस का टोटल 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात बोलता है बच्चों 80CCE। मतलब मैं आपको 80C पढ़ाऊंगा, 80CCC पढ़ाऊंगा और 80CCD1 पढ़ाऊंगा। इन सभी सेक्शन की अपनी खुद की इनर लिमिट भी है। जैसे 80C की 150 की खुद की इनर लिमिट है, 80CCC की भी 150 की इनर लिमिट है, 80CCD1 की 10% ऑफ सैलरी इनर लिमिट है। इस इनर लिमिट के ऊपर एक अपर लिमिट भी लगा रखी है। और ये अपर लिमिट क्या बोलते हैं? इन तीनों का टोटल 150 से ऊपर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपने 80,000 है आपका, ये आपका 20,000 है और ये आपका कितना है बच्चों? 60,000 है। तो देखा जाए कितना हो गया। और ये तीनों अपने अपने लिमिट के अंदर भी हैं, अपने लिमिट से एक्सीड भी नहीं कर रहे। तो फिर भी क्या होगा, इन तीनों का टोटल जब बाहर आएगा तो कितना आएगा? 1,50,000। तो सर जो बच गया 10,000 उसका क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। इतनी सी बात लिखा है बच्चों किसमें? 80CCE के अंदर। बोलिए। ओपन किया नहीं क्या? स्टैंडर्ड कोस्टिंग कैसे खोल के बैठे हो? स्टैंडर्ड कोस्टिंग, कोस्टिंग का भी स्टैंडर्ड है क्या? तभी तो वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है भाई। अब ये कौन सा वाला था याद ही नहीं मेरे को। ओ वाओ। सबसे पहले आप निकालिए 80CC, पढ़ दीजिए। 80CC है ये, जो पेज नंबर आपका दिख रहा है आपको। हालांकि लाइनें से ऊपर गई है, लाइन है बच्चों अपने आप, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हो आप इसको। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 80CC
ई, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 1,50,000। किसका टोटल है ये? एटीसी, ट्रिपल सी और सीसीडी। ठीक है, इतना ही है बस आपका एटीसी ई, एक लिमिट है। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एटीसी की। एटीसी, सी का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन। एटीसी जो सेक्शन लाने का गवर्नमेंट का जो पर्पज था, वो था सेविंग को बढ़ाने का पर्पज, कि लोग थोड़ा पैसा बचाना स्टार्ट करें। अब पैसा बचाना स्टार्ट करें लोग, और हम बदले में उनको क्या देंगे? कुछ इनकम टैक्स में डिडक्शंस देंगे, तभी तो वो पैसा बचाएंगे। एक पर्सन जिसकी इनकम 6,50,000 तक आ गई है, तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है अगर तू उसमें से 1.5 लाख रुपया एटीसी की बताई गई सिक्योरिटीज में रख देगा, हालांकि ये तेरा इन्वेस्टमेंट ही है, तो उसका एफडी करवा दे, तो वो पैसा किसी और अकाउंट में डाल दे, पेंशन फंड परचेज कर ले, एलआईसी करवा ले, पीपीएफ में पैसा डाल दे, तो ये तेरा ही पैसा है, ये तेरे ही फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है तू। और हम क्या करेंगे? तुझे 1,50,000 तक की एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। मतलब लोगों की सेविंग के हैबिट को गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ताकि वो क्या करना स्टार्ट करे? सेविंग करना स्टार्ट कर दे। आई क्या बात यहां तक समझ में? एटीसी जो है, इस एटीसी की भी लिमिट है बच्चों। आप 1,50,000 या इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करोगे, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना आपको एटीसी मिल जाएगा। सबसे कॉमन सेक्शन है बच्चों, ये ऐसा सेक्शन है जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे नॉन कॉमर्स हो, सबको पता होता है इसके बारे में। क्योंकि एक व्यक्ति जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में आता है यार कुछ पैसा, कुछ टैक्स की सेविंग मैं करूँ। और टैक्स की सेविंग का सबसे पहला जो फंडा है, या जो पहला जो लेसन है, वो कौन सा? एटीसी ही है, जो सबको पता होता है। अगर आपने किसी का टैक्स प्लानिंग स्टार्ट किया, कोई आम मुझसे पूछता है कि सर मेरा टैक्स बन रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? एटीसी ही आएगा। मैं उसको यही एडवाइस करूंगा कि तू एक काम कर, तू इन सिक्योरिटीज में पैसा लगाना स्टार्ट कर दे। ये पैसा तेरा ही है, तेरे बैंक में मत रख इसको उठा के अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर, ताकि तुझे क्या मिलना स्टार्ट हो जाए? एटीसी मिलना स्टार्ट, रिडक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो वो कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसको परचेज करने से आपको एटीसी मिलेगा? तो आइए स्टार्ट करें बच्चों। इस पूरे डिडक्शन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एटीसी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स। एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल एचयूएफ होगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? लोअर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स, और लिमिट कितना है? 1,50,000। अब स्पेसिफाइड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन किस किस में किया आपने? सबसे पहले क्या किया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मत घबराओ, इस डायग्राम को ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या बना दिया, कुछ नहीं, आसान सा है बच्चों। देखिए एलआईसी प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा एलआईसी के बारे में। ये इतना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है बच्चों। हमने मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात किया था, या टर्म प्लान के बारे में बात किया, जो बाकी कंट्रीज में चलता है, इंडिया में एलआईसी भी चलता है। ये एलआईसी का कंसेप्ट इंडिया से आया है बच्चों। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि देखिए हर एक आदमी मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है या फिर टर्म प्लान लेता है, वो इसलिए करवाता है कि कल को उसको एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसके परिवार वाले को पैसे की वजह से तकलीफ ना हो। पर गवर्नमेंट कह रही है जरूरी थोड़ी है मरना ही हो, हम एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लान लेके आ रहे हैं जिसके अंदर अगर आप जीवित रह गए तो पूरा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया आपको दे दिया जाएगा। अगर बाई चांस आप जीवित नहीं रहे, कुछ मिस हैपनिंग होता है आपके साथ में, तो आपके परिवार वालों को पैसा मिल जाएगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये इसका टैगलाइन है बच्चों, और सही टैगलाइन है कि अगर आप जीवित हैं तो फिर भी आपको क्या मिलेगा? जो आपने इन्वेस्टमेंट किया। नॉर्मली क्या होता है बेटा, 80D में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, टर्म प्लान में कीजिए, अगर आपकी कुछ होगा तभी क्या होगा उसका
पैसा मिलेगा, रिफंड तो नहीं, पैसा मिलेगी, कंपनियां देंगी। पर एलआईसी में ऐसा नहीं है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए इसके अंदर। आप सोचिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है और जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। और ये पैसा जो आपको मिलेगा बच्चों, आपके जीवित हैं तब मिल गया आपको। अगर बाई चांस किसी वजह से कुछ ऐसा घटना घट गई, एसएससी की डेथ हो गई है, तो उसके परिवार वालों को जितनी मैच्योरिटी में पैसा मिलना चाहिए था वो पूरा दे दिया जाएगा, एलआईसी दे देगी। तो ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, एलआईसी के अंदर पैसा जमा कराना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एटीसी में सबसे पहली एसएटी कौन सी लेके आए थे? ये एलआईसी लेके आए थे। अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, बहुत पुराने ज़माने की जब नई नई एटीसी बनाई गई थी, तो उस समय इनके पास सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट थी, वो कौन सी थी? एलआईसी। अब तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई, 15-16 नाम हो गए इसके अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए आप जब एलआईसी प्रीमियम पे करते हो आप, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो आपको क्या मिलेगा? एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा जितना प्रीमियम पे करोगे। फिर गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग डेट पे कुछ प्रीमियम के ऊपर लिमिटेशंस लगाई है। सबसे पहली डेट आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 2012। अगर कोई पॉलिसी आपने इस डेट से पहले ले रखी है, जैसे मान लो मैंने एलआईसी की पॉलिसी सर 28 जुलाई 2009 को ली थी, ठीक है, तो ये पॉलिसी मैंने इस पीरियड से पहले ले ली और मैं 20 साल तक क्या करूंगा? इसका प्रीमियम पे करूंगा। तो ये पीरियड आगे भी चल रहा है। तो अगर कोई पॉलिसी मैंने टेकन कर रखी है इस डेट से पहले, तो जितना मेरा प्रीमियम है वो 20% जो भी सम इंश्योर्ड है वहां तक मैं दे सकता हूं। सम इंश्योर्ड का मतलब क्या हो गया? जितने की आपको 20 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए। जैसे मान लो मैं एलआईसी के ऑफिस में गया और मैंने कहा सर मुझे एक एलआईसी करवानी है 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख एलआईसी का मतलब क्या हो गया कि सर जब अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर पॉलिसी मैच्योर होगी तो मुझे बदले में कितना पैसा चाहिए? 20 लाख चाहिए। तो उसी के बेस पर एलआईसी का जो एजेंट होगा या जो ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? मुझे प्रीमियम सेट कर देगा कि देखो पवन जी आपको महीने के 5,000 रुपये देने पड़ेंगे 20 सालों तक और बाद में आप 20 लाख आपको मिल जाएगा, जैसा भी उन्होंने बना दिया। तो इसे बोलते हैं सम इंश्योर्ड। मेरा सम इंश्योर्ड के 20% के बराबर तक मैं अगर प्रीमियम पे करता हूं तो मुझे एटीसी में अलाउ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सम इंश्योर्ड कितना है? 1 लाख रुपए का, और मैं हर साल प्रीमियम कितना पे कर रहा हूं? 25,000। और ये पॉलिसी मैंने 1/7/2009 को ली है। इसका मतलब पॉलिसी कब ले ली है? 1/4/2012 से पहले ले ली है, ठीक है। तो मैं कितना प्रीमियम पे कर सकता हूं? 20% तक प्रीमियम पे कर सकता हूं। ये सम इंश्योर्ड का 20% कितना हुआ? पर मैंने प्रीमियम पे कितना कर दिया? तो मुझे एटीसी कितना मिलेगा? 20 पर ही मिलेगा। सही बात समझ में आपको? फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1/4/2012 को इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। जो 20% था उसको करके कितना कर दिया? 10% कर दिया और कह दिया कि हम क्या कर रहे हैं, अब इसको 10% कर रहे हैं। अब सेम एग्जांपल अगर है तो आप कितना मैक्सिमम प्रीमियम दे सकते हो? 10,000 तक दे सकते हो। फिर गवर्नमेंट को अचानक याद आया 1/4/2013 को, ठीक 1 साल के बाद, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन जो हैंडीकैप्ड है उसका एलआईसी करवाया जा रहा है, ऐसे पर्सन जो 80U के अंदर कवर हैं उनका एलआईसी करवाया जा रहा है, या एक ऐसा पर्सन जो 80DD के अंदर सामने वाले का डिडक्शन लेने वाला है उसका एलआईसी करवा रहा है, मतलब जो डिसेबल पर्सन है अगर उसका एलआईसी करवा रहा है तो इस 10% को बढ़ाकर कितना कर रहे हैं हम? 15% कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम नॉर्मल बात करें तो पीरियड क्या है बच्चों? अप टू 31 मार्च 12 तक अगर हम देखें तो कितना देखना है? सम इंश्योर्ड का 20% तक आप क्या कर सकते हो? प्रीमियम पे कर सकते हो। फिर इसके बाद में 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च 13 तक 10% रहेगा, चाहे हैंडीकैप तो चाहे नॉर्मल हो। पर 1 अप्रैल 2013 एंड ऑनवर्ड्स कितना हो जाएगा? 10% नॉर्मल के केस में है और 15% हैंडीकैप के केस में है। अगर यहां तक प्रीमियम पे किया है आपने तो आपको पूरा एटीसी यहां तक मिल जाएगा, बशर्ते 1.5 लाख, वो लिमिट तो रहेगी आपकी। अगर आपने इससे ज्यादा प्रीमियम पे किया है तो इतना ही क्या मिलेगा आपको? बोलिए ना,
इतना ही क्या मिलेगा आपको, 80C का डिडक्शन मिलेगा। अभी कुछ नहीं पढ़ना आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं कुछ पढ़वाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए प्लीज। Compute the eligible deduction under ATC for the assessment year 23-24 in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 22-23, the detail which are given under। तो डिटेल कैसे बता रखी है आपको, डेट ऑफ पॉलिसी कब लिया आपने, बोलो ना, कितना देखना है, आपका सम इंश्योर्ड कितना है, इसका 20% कितना हुआ, आपने कितना पे किया, ओके है। दूसरा स्पाउस के लिए क्या है बच्चों, आपने ये कौन से पीरियड का है, 10% वाला होना चाहिए, कितना है आपका, कितना आना चाहिए था, आपने कितना दे दिया, कितना अलाउ करेंगे। तीसरे केस में क्या हैंडीकैप्ड सन है बच्चों, तो उस केस में कितना देखना आपको, 15%, कितना आ गया, आपने कितना पे कर दिया, तो बताओ टोटल कितना है, ATC की। इसको डॉक्टर को दिखाओ। प्लीज बातें बंद करो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की कहानी पढ़ेंगे आप। देखिए LIC जो है आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने वाइफ के लिए पे कर सकते हैं। यहां पर पेरेंट्स नहीं है बच्चों, 80D में पेरेंट्स आते हैं, यहां नहीं आते। और यहां पर जो चिल्ड्रन है वो चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, दोनों कवर होंगे। 80D में क्या आता है, डिपेंडेंट आते थे बच्चों, यहां पर दोनों कवर हो जाएंगे, लिख लेना आप इसमें। डिपेंडेंट और नॉट, हो गया। एक 4/2012 ये पीरियड 1 है आपका, 1/4/2013 ये पीरियड 2 है आपका, और ये क्या है, पीरियड 3। तो पीरियड 1 में कितना होगा आपका ATC जो एक्चुअल प्रीमियम है, और 20% विच एवर इज लोअर। पीरियड 2 में कितना होगा, एक्चुअल प्रीमियम और 10% इंटू सम इंश्योर्ड विच इज लोअर। और पीरियड 3 में क्या होगा, अगर पॉलिसी होल्डर है नॉट कवर अंडर ATU, तो उस केस में क्या है बच्चों, यही देखोगे आप। अगर पॉलिसी होल्डर कवर है किसमें, ATU में, तो जहां पर आपने 10 देखा वहां क्या देख लोगे, 15। फिर इसका और भी शॉर्टकट बनाया कि पीरियड 1 जो आपका है 20% फॉर ऑल SSC है, पीरियड 2 में कितना है 10% ऑल SSC, और पीरियड 3 में क्या है 10% और 15%। बोलिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट है जो ATC के लिए है। देखिए ये जो हम इन्वेस्टमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं 10-12 जो जितने भी हैं, जरूरी नहीं आपको एक ही परचेज करना है, आप अलग अलग अमाउंट के अलग अलग डिडक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आपने 60,000 का प्रीमियम पे किया है तो ATC में आ जाओगे, फिर आपने कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया है वो भी इसमें आ जाएगा, आ रही बात समझ में। फिर कुछ पैसे के आपने क्या कर रखा है बच्चों, कोई डिपॉजिट करवा दिया है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो स्पेसिफाइड एसेट्स हैं इन सबका मिलाकर कितना है आपका, 1,50,000 है। अमाउंट डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में अमाउंट डिपॉजिट करवाया आपने फॉर SSC स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF और RPF। अब आपको सैलरी का थोड़ा याद करवाता हूं। सैलरी में हम जब SPF या RPF बनाया करते थे तो एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करेगा उस पर लिखता था हमें ATC मिल जाएगा, तो देखो मिल रहा है ATC। अगर ये URPF था तो ATC नहीं मिल रहा था, देखो सिर्फ क्या मिल रहा है आपको। अगर आपने रीपेमेंट किया है लोन टेकन फ्रॉम बैंक NBFC फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चों
अगर आपने लोन लेकर मकान बनाया है तो अब लोन का आपको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, बोलो ना। अब लोन का जब हम रीपेमेंट करते हैं, या हाउसिंग लोन लिखते हैं इसको, तो रीपेमेंट किसका करेंगे हम? इंस्टॉलमेंट का। और इंस्टॉलमेंट में दो चीजें, आपने हायर परचेज पढ़ लिया क्या? एक होता है कैश कंपोनेंट, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। इसी से मिलकर तो बनता है आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पर अंडर सेक्शन 24B मिल सकता है आपको, और ऑब्लिक एंड आपको अंडर सेक्शन 80EE मिल सकता है, और ऑब्लिक एंड आपको 80EE भी मिल सकता है इंटरेस्ट कंपोनेंट पर जो कैश कंपोनेंट आपने पे किया है, जो कैश एलिमेंट है आपका इंस्टॉलमेंट का, उस पर क्या मिलेगा आपको? 80C मिलेगा। मतलब पूरी इंस्टॉलमेंट आपको इनकम टैक्स में मदद कर जाती है। तो मैंने एक स्टेटमेंट 2-4 दिन पहले आपको दी भी थी कि अगर आपके पास पैसा पड़ा भी है तो लोन लेके घर बनाइए बच्चों, इनकम टैक्स में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। 1.5 लाख यहाँ ले लोगे आप, देखो ना, 1.5 लाख आपने यहाँ ले लिया, 2 लाख का लॉस बुक कर लिया आपने, प्लस 1.5 लाख का 80 ले लिया, कितना हो गया? 3 2 5 लाख तक की इनकम तो आपकी वैसे जीरो कर लिया आपने। मान लो अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो 5 लाख आपने यहाँ से जीरो कर लिया, तो कितना बचा? 5 लाख, तो टैक्स हो गया जीरो। जीरो हो गया भाई, क्या देख रहे हो? सिर्फ किस चीज से जीरो हुआ? 1,12,500 प्लस 4%, 1,17,000 का टैक्स सीधा सीधा बच जाएगा आपका, अगर आपने सिर्फ इतना सा प्लानिंग किया है। इसको नोट थोड़ी करोगे आप, हटा दूं? क्या? अगर आपने किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए एफडी करवाई है, या उससे ज़्यादा के लिए एफडी करवाई है, वो भी कहाँ पर आ जाएगा? 80C में कवर हो जाएगा। ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। आपने ट्यूशन फीस पे की है फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम कितना? 2 चिल्ड्रन, फुल टाइम इन इंडिया, तो उसका रिडक्शन मिल जाएगा। सिर्फ ट्यूशन फीस मतलब जो हमारे मोहल्ले में जो आंटी पढ़ाती थी वो वाली ट्यूशन फीस, ये जो हमने यहाँ पर पे किए वो वाली नहीं। ये जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हो सकता आपने लिया, हो सकता नहीं भी लिया हो, तो कॉलेज की रिसिप्ट मिलती है बच्चों आपको, उसमें लिखा होता है ट्यूशन फीस। ये वो वाली ट्यूशन फीस है जो रिकॉग्नाइज यूजीसी के अंडर में आते हैं। 2 बच्चों तक वो ट्यूशन फीस क्या रहेगी आपकी? अलाउ रहेगी। कॉलेज के लिए, स्कूल वगैरह के लिए नहीं होती, ना ही कोई प्राइवेट कोचिंग वाले हैं या फिर जो घर पे आता है होम ट्यूटर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हम देखने जा रहे हैं, डिपॉजिट इन नाबार्ड। अगर आपने बॉन्ड परचेज किया है, कौन से? नाबार्ड के। नाबार्ड समझते हो आप? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वाला। डिपॉजिट आपने किया है सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर। एक सीनियर सिटीजन स्कीम्स होती हैं हर एक बैंक के अंदर, वहां अगर आपने डिपॉजिट करवाया तो आपको 80C मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया, ये NSC है बच्चों, ये ई दिख रहा है ना? ई नहीं है बेटा, ये
NSC है ये, वो लाइनिंग की वजह से ही दिख रहा है आपको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने NSC परचेज किए हैं गवर्नमेंट के, ये RBI देती है बच्चों, तो जो NSC वगैरह है, उस पर भी आपको क्या मिलेगा, ATC मिलेगा। अगर आपने यूलिप के अंदर मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा जमा करवाया है तो उस पर भी आपको ATC मिल जाएगा। नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई है बेटा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। अगर आपने यूटीआई का या म्यूचुअल फंड के कोई नोटिफाइड यूनिट्स परचेज की हैं तो उस पर भी आपको ATC मिलेगा। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने डिपॉजिट किया सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर, ये चल रही है बच्चों आजकल स्कीम कि अगर किसी के परिवार में 11 साल से छोटी बच्ची है तो उसके पिता उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो पैसा उस बच्ची के एजुकेशन या उसकी शादी में यूज़ किया जाएगा। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसको बोलते हैं हम, उसमें जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा वो पिताजी उसको क्या मिलेगा, ATC मिल जाएगा। हाँ याद रखना, ये पैसा सिर्फ बच्ची ही निकाल सकती है, वो भी अपनी एजुकेशन या फिर शादी के लिए। स्टैम्प ड्यूटी पे किया आपने टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया है तो रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं ना, तो स्टैम्प पेपर जो होते हैं उस पर भी आपको क्या मिल जाएगा, ATC मिल जाएगी। एक और लिखो इसके अंदर 15 नंबर। कंट्रीब्यूशन इनटू NPS टायर 2 अकाउंट, ये टायर 2 है बेटा, टायर 1 टायर 2 होता है ना। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ने अगर टायर 2 अकाउंट के अंदर क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है NSC के, सॉरी NPS के, तो उस पर क्या मिलेगा आपको, ATC मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे आप बात करें NPS पर आपको ATCCD मिलती है, तो अगर टायर 2 में जमा करवाया है तो क्या मिलेगा आपको, ATC मिलेगा। ठीक है। ये 15 नेम मैंने लिखवाए हैं आपको, जल्दी से इन 15 नेम को जल्दी से रिवाइज करके आइए। सबसे पहला पॉइंट था आपका LIC का प्रीमियम, दूसरा था PPF में पैसा दिया अपने नाम से, अपने वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है किसके अंदर, SPF के अंदर, RPF में, ये सैलरी में भी पढ़ा था हमने। रिपेमेंट किया आपने, जो भी हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट को रिपेमेंट किया आपने। आपने अगर किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए FD करवा दिया, बैंक FD होते हैं ना, FD फिक्स डिपॉजिट होते हैं, तो ये आपको ATC मिलेगा उस 5 साल की FD के अमाउंट के बराबर। ट्यूशन फीस पे कर दिया आपने, डिपॉजिट पे किया आपने नाबार्ड में, डिपॉजिट करवाए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के अंदर, इन्वेस्ट किया आपने NSC के अंदर, कंट्रीब्यूट किया यूलिप के अंदर, नोटिफाइड यूनिट फॉर द म्यूचुअल फंड और UTI, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ UTI और म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट किया आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर, और स्टैम्प ड्यूटी पेड की है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में टायर 2 अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा करवाया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ने तो उस पर आपको ATC मिलेगा। ये जो फंड के नाम आपको ये अच्छी तरह याद रखने हैं बच्चों, अच्छी तरह इनको पढ़ के रखिए कि कौन से फंड में कितना ATC है आपका। फिर बात करते हैं ATCCC की, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। जो भी LIC या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी है, देखिए अगर पेंशन स्कीम की बात करें तो ऊपर हमने एक पेंशन स्कीम पढ़ी थी, देखो यारी, नोटिफाइड पेंशन स्कीम किसकी थी, UTI और म्यूचुअल फंड की थी, तो उस पर ATC मिलता है। और ATCCC किस पे मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम्स के ऊपर। LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम्स है उस पर क्या मिलेगा आपको, ATCCC मिलेगा। एलिजिबल
एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। अमाउंट इज पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एनी अमाउंट विड्रॉल द पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्लान इज टैक्सेबल इन द एसएससी हैंड्स ऑफ द ईयर ऑफ रिसीव्ड। बता रखा है कि सर जब आप पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, ये मान लो पेंशन स्कीम है, इसमें पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया, तो आपने क्या क्लेम कर लिया होगा? 80CCC क्लेम कर लिया। और जब ये पेंशन स्कीम से पैसा निकलेगा, मतलब आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई क्या बात समझ में? जब पैसा विड्रॉल करते हो ना आप इसमें से एज ए पेंशन, तो फिर ये क्या हो गया? आपकी टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। अमाउंट पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट विड्रॉल और पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्लान इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। बोलिए। एटीसी हमने कंप्लीट किया, 80CCC कंप्लीट किया, वो तो बेटा वैसे ही कंप्लीट हो गया था। अब आप समझिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना। एक बार सामने देखिए आप, एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन बेटा दो तरीके के लोग कर सकते हैं। एक तो वो एम्प्लॉय हो सकता है और एक वो अदर हो सकता है बच्चों, मतलब जो एम्प्लॉय न हो। हम पहले पढ़ते हैं एम्प्लॉय को। एक एम्प्लॉय ने एनपीएस में क्या किया? कंट्रीब्यूशन किया। सैलरी में याद है ना, एनपीएस 80CCD पढ़ा था हमने। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और उतना ही अमाउंट कौन डालता है बेटा? एम्प्लॉय डालता है। आराम से सुनना पूरी कहानी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर हम 80CCD 1 देंगे। जैसे अगर आप एसपीएफ की बात करते हैं अगर हम, तो एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन में क्या मिल रहा था? 80C मिल रहा था ना। आरपीएफ की बात करें तो उसमें भी क्या मिल रहा था? 80C मिल रहा था। वैसे ही क्या है, एनपीएस में हम क्या देंगे? 80CCD 1 दे देंगे। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर 80CCD 2 मिलेगा। किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। क्यों मिलेगा? क्योंकि एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रीब्यूशन पहले क्या होता है? एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। हमने तो क्वेश्चन भी किए थे इसके कि अगर एक एम्प्लॉयर ने एनपीएस में पैसा जमा करवाया है तो पहले पूरा क्या होगा? एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और उसके बाद में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? 80CCD 2 मिलेगा। आई बातें यहां से समझ में? और ये 80CCD 1 या 80CCD 2 कितना मिलेगा? जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10%। सैलरी में क्या आएगा? एक तो आएगा बेसिक सैलरी, आएगा डीए। डीए कौन सा? अंडर टर्म्स वाला। फिर सुनिए, एनपीएस में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, 80CCD 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए टर्म्स वाले का 10% तक मिल जाएगा। ये जितना कंट्रीब्यूट किया है, विच एवर इज लोअर। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, पहले पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में, और बाद में कितना मिलेगा? इसको भी 10% मैक्सिमम मिल सकता है। आई बात है समझ में? फिर एम्प्लॉय पहुंचा गवर्नमेंट के पास, उसने कहा सर ये एनपीएस का फायदा क्या हुआ? फिर मुझे गवर्नमेंट ने कहा बताओ क्यों? क्योंकि देखिए क्या क्या हो गया, नहीं क्या मतलब गड़बड़ कर दिया? मैं क्या बोल रहा था मैं? अच्छा ये पढ़ाने लगे थे, फोन भी आ गया देखो। सुनो, अरे इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई। अब एम्प्लॉय पहुंचा गवर्नमेंट के पास, उसको कहा सर एक बात बताइए, आपने एक 80CCE नाम की बीमारी बनाई, उसमें आपने क्या बोला? 80C, 80CCC और 80CCD 1 यहां पर घुसा दिया। अब 80C में तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता ही है थोड़ा बहुत, तो 80CCC तो मान लो हमारा नहीं भी है, तो अब इसके ऊपर आपने क्या बोला? 150 की लिमिट हम लगा रहे हैं। तो सर जी एक बात बताओ, जब हमने 80CCE के अंदर आ रहा है
तो फिर एनपीएस के अंदर आप झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये भी किस में जा रहा है? फिर सोचो ना, अगर मान लो आपने एटीसी में 1,50,000 रुपये डाल दिए हैं और इसमें अगर मान लो 40,000 रुपये डल रहा है, तो ये तो लैप्स ही हो रहा है ना। क्यों लैप्स हो रहा है? क्योंकि एटीसीसी ई की लिमिट में आ गया ये। बोलो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो सर, आप या तो एटीसीसीडी 1 वगैरह ये बंद करो, नहीं चाहिए हमें। ये बोल रहे हो आपको बेनिफिट देंगे, एनपीएस लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत मतलब इसको अनाउंसमेंट किया था बच्चों, बहुत टाइम जब इसको लेके आए थे ना 2004 के अंदर, इसको बहुत अनाउंस किया था कि हम ऐसा एनपीएस लेके आएंगे, वो करेंगे। तो लोगों ने कहा ये क्या लेके आए हो आप? या तो इस लिमिट को हटा दो यहां से, तब तो फायदा भी है हमें। तो गवर्नमेंट इस लिमिट को हटाना भी नहीं चाहती और एटीसीसीडी 1 को इससे बाहर लेना भी नहीं चाहती। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या रास्ता निकाला? एक बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट कह रही देख भाई एम्प्लॉय, तू इसमें कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस के अंदर। उसने कहा सर, और तुझे हम क्या देंगे? एटीसीसीडी 1 देंगे। और एटीसीसीडी 1 हमने कहां लिख दिया है? एटीसीसीई की लिमिट में भी चिपका दिया, तो इसलिए तुझे बेनिफिट कम होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सेक्शन और लेके आते हैं, एटीसीसीडी 1B। अभी 1B क्या है कि देख, तेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से एक अमाउंट हम क्या करेंगे, 1B में भी आपको मिल जाएगा। मतलब जो इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर उसे दो चीज मिलती है, या तो 1 और 1B, या दोनों। और ये कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 50,000 रुपए की। और इसको किस में शामिल नहीं किया है? एटीसीसीई में शामिल नहीं किया। इसके मायने क्या हुए कि गवर्नमेंट कह रही है कि देख, तुझे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे तो रहे ना, अगर कल को तेरे पास एटीसी नहीं है तो 1.5 लाख कहां क्लेम कर लेना? एटीसीसीडी 1 में क्लेम कर लेना। अगर तेरे पास एटीसी है तो एक काम कर, तू किस में क्लेम कर सकता है? बचा हुआ डिडक्शन कहां क्लेम कर सकता है जो तुझे नहीं मिल पा रहा? किसके अंदर? एटीसीसीडी 1B में ले सकता है। आई बात है तो समझ में? और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो जो 10% ऑफ सैलरी हम पढ़ रहे हैं वो कितनी हो जाएगी? 14% ऑफ सैलरी हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14% ऑफ सैलरी हो जाएगा। बोलिए। और एम्प्लॉयर के लिए बात वैसे रखी हुई है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अभी भी कितना है? उतना ही है। अब इसको पूरी कहानी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जो नोट नहीं करना, बस आपको देखना है, अपन बनाते हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की सैलरी है बच्चों 15 लाख रुपए की। इसमें डीए भी मान लेते हैं, मतलब बेसिक प्लस क्या है? डीए। और डीए कौन सा? अंडर टर्म्स वाला। ठीक है, 15 लाख रुपए का है। इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो है बच्चों 1,60,000 का। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 1,60,000 का। और इंप्लॉय ने पीपीएफ के अंदर डिपॉजिट किया है बच्चों कितने का? 35,000 का। फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना? सोचिए बेसिक सैलरी कितने, उसके 15 लाख है, डीए उसे शामिल है। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस के अंदर, ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन है बच्चों। कितना कितना? 160 और 160 दोनों ने कर दिया। डिपॉजिट किया एम्प्लॉय ने कितना? 35,000 पीपीएफ के अंदर, जिसपे एटीसी मिलता है। इनकम बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? इनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए कितना है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसमें क्या जोड़ देंगे हम? एनपीएस कंट्रीब्यूशन किसका? एम्प्लॉयर का। अरे पहले पूरा जुड़ता है ना भाई, जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 1,60,000। तो ये हो गया 16 लाख। ये बन गया आपका ग्रोस सैलरी। इसमें से आप क्या कम करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे। कितने आ गई? 16,10,000। यह आ गई जीटीआई। अभी जीटीए में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे आप? एटीसी माइनस करोगे। कितना है? 35,000। पीपीएफ में कितना जमा कराया आपने? 35,000 जमा करवाया। अब इसमें से आप एटीसीसीडी 1
और ATCCD1B दोनों माइनस कर सकते हो, और एक ATCCD2 माइनस कर सकते हो। अरे बोलिए ना। तो सर कैसे करें? मैं पहले आपको बताऊंगा कि किताब कैसे करती है, और फिर मैं बताऊंगा कि सर क्यों इतने लंबे घूम के जाना, जब सीधा रास्ता बना हुआ है। तो फिर वो मेरा तरीका बताऊंगा आपको। पहले किताब कैसे करते हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताइए इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कितना? 1,60,000। अब इस 1,60 के अंदर मुझे बताओ बच्चों, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ? 1,50,000 हुआ ना, क्योंकि 15 लाख का 10% हो गया, 1,50 हो गया। और एक्चुअल में कितना किया आपने? 1,60,000। इन दोनों में लोअर कौन सा हो गया? 1,50। तो 1,50 क्या हो गया आपका? ATCCD1 बन रहा है बच्चों। अब क्योंकि ATCCE में ATC पहले से कितना है? 35,000 है। तो बताओ बैलेंस कितना बच गया 1.5 लाख के लिए? उसमें ATCCD1 क्लेम कर लो, 1,15,000। आ रही समझ में आपको? तो टोटल कितना हो गया? 1,50,000, क्योंकि लिमिट से बाहर नहीं निकल सकते ना आप। तो ATCCE कह रही है कि ATC और ATCCD1 कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। अब क्योंकि इसमें से आपने कौन सा क्लेम किया है? ATCCE कितना क्लेम किया, सॉरी ATCCD1 कितना क्लेम किया है बच्चों? 1,15,000। तो बताओ बैलेंस कितना बच गया है? 1,60,000 माइनस 1,15,000, क्योंकि टोटल तो 1,60 है ना आपका। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 45,000। इसका क्या क्लेम कर लोगे आप? ATCCD1B। पता नहीं सर क्या कर दिया आपने, एक बार फिर देख लेते हैं क्या कर दिया, क्या फिर देखते हैं। सबसे पहले बताइए, फिर से देखो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है बच्चों? 1,60,000 कंट्रीब्यूट हुआ है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन। इसमें से मुझे बताइए आपका ATCCD1 कितना होगा? 10%, मतलब 1,50,000 होगा। और ये 1,50 को आप कहां लेके जाओगे बेटा? ATCCE में लेके जाओगे, और ATCE में पहले से ATC बैठा है कितने का? तो अगर 1,50 ले भी जाओगे तो भी मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? ATCCD1 कितना मिलेगा? 1,15,000। तो इसका मतलब आपने क्लेम कितना किया है? 1,15,000 तो क्लेम किया, देखो ना यहाँ पर। तो मुझे बताइए आपका कंट्रीब्यूशन है कितना? 1,60। तो मुझे बताइए बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 45,000। तो बैलेंस कहाँ क्लेम कर लेना? ATCCD1B के अंदर। तो माइनस किया आपने ATC 35,000 और ATCCD1 1,15,000 और ATCCD1B 45,000। बोलो। और लेस करेंगे क्या हम? ATCCD2, बताओ 2 कितना आएगा? 1,50 ही तो आएगा। अरे सैलरी का 15%, तो 10% देखना है। तो ये 1,50,000 ये माइनस कर दोगे आप, तो बताओ कितना रह गया? ये आएगा टैक्सेबल सैलरी। जो भी अमाउंट आएगा। अब सुनिए बच्चों, ये क्वेश्चन सिंपल बनाया है मैंने। अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या सर ये कंट्रीब्यूशन में ऐसे ना देकर मैं लिख दूं सर 20% ऑफ बेसिक प्लस DA, तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। और फिर इंस्टीट्यूट ने जो बता रखा है कि पहले उसमें घुसाओ, फिर वहां बैलेंस निकालो, और फिर बचाओ वहां लेके जाओ, मैं कहता हूं इतनी नाटकबाजी करें क्यों हम? अब देखो मेरा तरीका बताता हूं आपको, कभी गलती नहीं होगी लाइफ के अंदर। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन को? आप मुझे बताइए इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन से आपको ATCCD1 भी मिलता है और ATCCD1B भी मिलता है। दोनों कहां से मिलते हैं? इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन से मिलते हैं। बोलिए ना।
किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि अरे प्लीज यार आप बातें मत करो यार, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद में कर लेना अपने घर की चर्चाएं। अब सुनिए, किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि पहले 80 CCD 1 में घुसाओ इसको, पहले वहां घुसाओ, फिर बैलेंस निकालो, बैलेंस 80 CCE से मैच करो और बचा हुआ फिर 80 CCD 2B में लेके जाओ। ऐसा करो ही मत आप सबसे पहले इस कंट्रीब्यूशन से, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस कंट्रीब्यूशन से 80 CCD 1B अलग कर दो। कितना अलग कर दें? 50,000। इसको अलग ही काट दो। अब बताओ कितना बच गया आपके पास? 1,10,000। फिर 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ आपका? 1,50,000। और एक्चुअल कितना बचा हुआ है? 1,10,000। दोनों में लोअर कितना हुआ? 1,10,000। और यहां पर कितना लेके आओ? 1,10,000। टोटल कितना हो गया बच्चों इसका? 1,45,000। और यहां पर कितना आ जाएगा? दोनों का मिलाकर 1,45,000। और ये कितना है? 50,000। मैच हो रहा है? अगर एग्जामिनर कितना भी रेट वेट चेंज कर दे, यहां पर कुछ भी प्लस माइनस कर दे, अगर मेरा फॉर्मूले से चलोगे आप तो गलत होगा ही नहीं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने इस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के ही 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उठा के पूरा कहां ले गए हम? 80 CCD 1B में ले गए। अब बाकी बचा हुआ कंपेयर करते रहेंगे आप। अगर ज्यादा भी होगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा, कम होगा तो वैसे लोअर आ जाएगा। आपको बैलेंस बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में आपको? तो सर फिर तो गड़बड़ तो है ना, आपने तो 50,000 80 CCD 1B क्लेम किया है, पर सही मायने में तो 45,000 होना चाहिए 80 CCD 1। तो आंसर में तो फर्क पड़ेगा। आंसर में फर्क पड़ेगा क्या? अरे 5,000 ऊपर से निकाल के मैं नीचे लेके आ रहा हूं, बस इतना ही तो फर्क है। आई क्या बात समझ में आपको? मैंने आपको दोनों तरीके बताए, कैसे करता है इंस्टीट्यूट और कैसे करते हैं हम सीधे तरीके से। बोलिए, पहले हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन करेंगे आप। करो बेटा। बेसिक सैलरी दे रखी है मिस्टर ए की 1,00,000 रुपए पर मंथ की। डीए कितना है बच्चों? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, जिसका 50% क्या है? अंडर टर्म्स है। मिस्टर ए और उसकी कंपनी दोनों 15% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 80 CCD के अंदर। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन। इसने तो टैक्स ट्रीटमेंट पूछा है, मैं बोलता हूं टोटल इनकम कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या, टोटल इनकम ही निकाल लेते हैं। बताओ अभी सबसे पहले क्या होगा? बेसिक सैलरी कितना आएगा? 1,00,000 मल्टीप्लाई 12। डीए कितना आएगा? और क्या जोड़ोगे आप? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनटू एनपीएस। कितना है? 15% बेसिक सैलरी का। तो 12,00,000 का 15% कितना हुआ? ये आ गया आपकी ग्रोस सैलरी। 18,60 लेस करोगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, 18,00,000। अब लेस करोगे आप 80 CCD 1, 80 CCD 1B और 80 CCD 2।
ये क्वेश्चन आसान है बच्चों। क्यों आसान है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दूसरी डिडक्शन नहीं दे रखी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं 80C घुसा दूं तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पहले हम करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट जैसे आंसर करके दिखाता है हमें, हमारी बुक जैसे आंसर करके दिखाती है। बताओ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है कितना? 1,80,000 है, ज़्यादा हो गया 1। अब इस 1,80 में से सबसे पहले बताइए 10% ऑफ सैलरी कितने हुई? 1,20,000, सॉरी 12 लाख प्लस 2,40,000। इसका 10% कितना हुआ? 1,44,000। बोलो ना। और एक्चुअल कितना आपके पास? 1,80 है, तो दोनों में लोअर कौन सा हुआ? तो ये 80CCD 1 में चला जाएगा। अब क्वेश्चन में 80C तो है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट में आ जाएगा। अरे बोलिए। अब मुझे बताओ 1,80 में से अगर आपने 1,44 80CCD 1 में ले गया तो बाकी कितना बच गया आपका? 36,000। इस पर क्या आ जाएगा? 80CCD 1B आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 1,44,000 और 1,80। दोनों में से लोअर कौन सा हुआ? 1,44। ये किस में आएगा? अंडर सेक्शन 80CCD 2 में आ जाएगा। ये क्वेश्चन निहायत ही आसान इसलिए बच्चों क्योंकि दूसरी डिडक्शन ही नहीं दे रखी। अगर इसी क्वेश्चन में छुपके से मैं लिख दूं यहां पर कि पीपीएफ में जमा करवाया आपने कितना? 18,000 रुपये, तो ये पूरी बनावट ही चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। पर घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? पहले इसमें से क्या अलग कर दो बच्चों? 50,000 अलग कर दो। किस में निकाल दोगे इसको आप? CCD 1B के अंदर। अब यहां पर ऑटोमेटिक कितना बचेगा? 1,30 और 1,44 में यहां पर कितना आ जाएगा? 1,30 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? फर्क नहीं पड़ने वाला, पर गलती नहीं होगी ये बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैंने पहला तरीका बताया वही करके जाओ बच्चों, मैं ये नहीं चाहता। कंसेप्ट मैंने आपको दोनों बताया। किताब कैसे कर रही है, कल को आप किताब का क्वेश्चन करोगे, आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था, इसमें तो नहीं क्या कर रखा है। भाई किताब ऐसे ही करती है। पर अगर क्वेश्चन में पीपीएफ वगैरह भी घुसा दिए तो बैलेंस निकालने में आप गलती कर सकते हो सकता है आपने बैलेंस निकालना हो 80CCE से कंपेयर नहीं किया आपने, वो भूल गए आप कंपेयर करना, तो वहीं पर गड़बड़ हो जाए क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रेशर बहुत होता है बेटा। तो मैं जो तरीका अपनाता हूं, जो हमेशा मैंने सीखा हुआ है कि मैं एक काम करूं ना, पहले 50 अलग ही कर दो। अब बच्चे हुए को क्या करोगे? कंपेयर कर लोगे यार। कम होगा तो कम आ जाएगा, ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सीसीई में सेट हो जाएगा। कुछ करना भी नहीं है। बोलिए। तो हमारी बुक तो तरीका करती है वो देख लो बेटा। 1,44 और 36,000 ये कैसे निकला ये मैंने बता दिया आपको। 1,44 कैसे आया और 36 कैसे आया। बड़ी लंबी लंबी बातें ले रहे हो। ऐसी कौन सी लोरी सुना रहा हूं तुम्हें? चलो भाई, टाइम पर सोओगे नहीं तो बातें आएगी क्लास में। पहले आपको ये वाला हिस्सा नहीं देखना बेटा, इसको मत पढ़ो, इसको देखना तक नहीं है आपको। बाकी इसके अलावा पूरा पढ़ दो आप, इसको नहीं देखना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिडक्शन कितना मिलेगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर। बेसिक प्लस डी होगा आपका बेसिक सैलरी, और डी भी कौन सा अंडर टर्म्स है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा? ये 80CCD 1B एम्प्लॉय प्लस एसएससी कंट्रीब्यूशन क्या किस में आएगा?
एडिशनल दिख ही नहीं रहा कुछ। एडिशनल कितना मिल जाएगा बच्चों? ठीक है, और 80 CCD 2 की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा एम्प्लॉयर, और 10% ऑफ सैलरी यहां पर भी लिखेंगे आप। ये रूल सेम यहां पर भी अप्लाई है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करोगे, बाद में क्या क्लेम करोगे आप? 80 CCD 2 क्लेम कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय नहीं हैं और फिर भी आप एनपीएस में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा बच्चों। कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा जो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, और 20% ऑफ जीटीआई। सर यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 10 ही दिया है भाई। यहाँ पर 10 इसका और 10 इसका दोनों मिलता है ना इसको। भाई एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया? उसका एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एसएससी में एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो इसका मतलब कितना कर दिया यहाँ पर? 20 कर दिया। तो ग्रोस टोटल इनकम का 20% विच इज लोअर, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? एसएससी को भी अलग से 50,000 मिल जाएगा। बोलिए यस सर, क्या खत्म कहानी? अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक रुको 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 रुको, खत्म कैसे है अभी? बड़ा अजीब सा आदमी है यार। स्पेस है ना थोड़ा सा नीचे? लिखेंगे आप। अगर आपने एनपीएस से पैसा विड्रॉवल किया है, ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट, मतलब आपने एनपीएस अकाउंट को ही क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो बच्चों 60% तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 40% क्या होगा? टैक्सेबल। हाँ बेटा, मैंने बताया था सैलरी के अंदर भी। अगर पार्टली विड्रॉवल करोगे आप, बताओ क्या बताया था? तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉवल होगा, उसमें से लेस कर दोगे आप 25% ऑफ एसएससी कंट्रीब्यूशन, एसएससी टोटल कंट्रीब्यूशन। अब जो बचेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल अंडर आईएफएस।
इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी बनाऊंगा मैं। कॉपी हो गया क्या? हटा दूं? लिखो एग्जाम्पल। आपको डिस्कस करना है इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस। बताओ भाई, केस 1 में क्या होगा? फुल्ली विड्रॉवल पर क्या होगा? अमाउंट कितना है आपका? 20 लाख है ना? तो 60% कितना हुआ? 12 लाख। और 40% कितना हुआ? केस 2 है यहाँ पर, पार्टली विड्रॉवल। तो पार्टली विड्रॉवल में क्या होगा? अमाउंट विड्रॉवल कितना है? लेस क्या करोगे आप? एसएससी कौन? हमारे एम्प्लॉय तो है यहाँ पर। तो 10 लाख का 25% कितना हुआ? तो 50,000 क्या हो जाएगा?
एसएससी मतलब एम्प्लॉय, यहाँ पर एसएससी कौन होगा? एम्प्लॉय, क्योंकि ऊपर एनपीएस किसका है? एम्प्लॉय का है। कर लिया कॉपी आप लोगों ने? ये क्वेश्चन कर लिया क्या हमने? अभी किया है। ये क्वेश्चन करो। ग्रोस टोटल इनकम दे रखा है मिस्टर एक्स की कितनी? 8 लाख की है। ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट 20 to 23। कंट्रीब्यूशन क्या है पीपीएफ में कितने का? 80C मिलेगा। पेमेंट एट ट्यूशन फीस फॉर एपीजी स्कूल्स न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफिसर स्टडिंग किसमें है? 80C मिलेगा। रिपेमेंट क्या? हाउसिंग लोन टेकन फॉर द स्टैंडर्ड चार्टर्ड। कंट्रीब्यूशन क्या? अप्रूव्ड 80CCC। तो इनमें मिलेगा 80C, इसमें मिलेगा 80CCC, पर 80CCE कितना हो जाएगा? सिक्स नंबर मैंने करवा ही दिया था आपको, 7 करवा दिया, 8 करवा दिया, 9 हो गया, 10वां कर लो। मिस्टर बी ने टेकन के 3 बच्चों के लिए एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन बी खुद के लिए, बच्चों के लिए, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ। इंटरेस्ट कितना कितना है? 40, 50, 58 है क्या? तो 80E कितना मिलेगा इसको? 48,000। 11 करवा दिया ना मैंने? हाँ। ट्वेल्व हो गया हमारा। अब देखिए हम 13 नंबर जब क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि आप एक बार 80C 1.5 लाख मान के चलो। आइए देखते हैं सही था क्या वो। प्रीमियम पे किया आपने लाइफ ऑफ हिज मेजर डॉटर, पॉलिसी टेकन कब किया आपने? इस डेट को। सम इंश्योर्ड वैल्यू कितनी आपकी? 81 है, तो कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आया था? 80D, जो कितना था? 25,000 रुपये का, क्योंकि एज उसकी 58 की है। डोनेशन दिया आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 50, चेक से दिया है बच्चों, तो उसमें 80G मिलेगा विद कंडीशन। 50% में आ रहा था ये। LIC फंड पर कितना मिल रहा था आपको? 80CCC मिल रहा है। पीपीएफ में कितना है? 80C। तो 1,60,000, 1,60,000 और 18,000, तो इसका मतलब 80CCE में कितना मिल जाएगा आपको? और ये 80CCE में आपको मिल रहा था 178 की जगह 150, क्योंकि 80CCE अप्लाई हो गया। डबल जे क्वेश्चन मैंने करवा दिया था।
इंडियन कंपनी वाला है भाई, इलेक्ट्रो ट्रस्ट में इन्होंने क्या किया है, 2 लाख का डोनेशन दिया है। और एक्सपेंडिचर कितने किए हैं, 25 के एक्सपेंडिचर किए एडवर्टीजमेंट के। तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा आपको, 80, 225 का 80 GGB के अंदर मिलेगा, क्योंकि सी किसके लिए होता है, अदर देन। 80 डबल जे डबल ए हो गया था हमारा, ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने। TTA वाला करवा दिया मैंने आपको, क्वेश्चन भी हो गया था हमारा ये क्वेश्चन करना है 19। मिस्टर गुरनाम, जिसकी एज कितनी है, 42 ईयर की है, सैलरी उनकी 550 की, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 23, अर्न किया इंटरेस्ट कितना उसने, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इस पर 80 TTA मिलेगा, क्योंकि एज कितनी है, 42 है। कंप्यूट करना है इनकम आपको, तो सबसे पहले बताओ 550 तो क्या हो गया, सैलरी हो गई, और 14,500 आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बिरला सन लाइफ से, कैश में अमाउंटिंग कितना है, 25,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द डिपेंडेंट पेरेंट्स इज द इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन कब किया आपने, इस डेट को की है। इंश्योर्ड डिपेंडेंट तो कितना पेरेंट्स का, 2 लाख का। ये नहीं आ रहा क्योंकि इसमें पेरेंट्स नहीं आते। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपये, 500 पे किया आपने मेजर सन के लिए, जो नो डिपेंडेंट आ जाएगा बच्चों, मैंने बताया कितना है लाइफ सन, सॉरी 35,000 पॉलिसी लिया आपने कब, तो 20% ले सकते हो, तो 25,500 ATC में चला जाएगा, ATC में 25,500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक से 22,500 का अपनी खुद की लाइफ के लिए। पॉलिसी कब ली है, 2018 में ली है। सम इंश्योर्ड कितना है, तो 20,000 यहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें, प्रीमियम पे किया 26,000 रुपये का चेक से अपने अपने वाइफ के लिए, तो कितना मिलेगा, 80D में। 1,500 पे किया आपने हेल्थ चेकअप, और 4,500 पे किया चेक से फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इच पेरेंट, जिसका जो क्या है, सीनियर सिटीजन है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कैश में पे किया है, और 4,500 पे किया है चेक से फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इच पेरेंट्स। तो 5,000 रुपये का पेरेंट्स वाला भी इसको मिल जाएगा। इसमें ये नहीं बता रखा कि कितना पेरेंट्स के लिए कुछ खर्च किया है, क्या नहीं कर रखा। पे किया इंटरेस्ट कितना इसने, MBA कोर्स के लिए डॉक्टर के लिए, तो 80E भी मिलेगा कितना, 6,500 का। 5,000 रुपये डोनेट किया कैश में, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द पर्पज ऑफ ATG प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। बच्चों 5,000 डोनेट कर दिया, लिमिट कितनी थी, 2,000। तुम्हारा अलग से इनकम टैक्स है क्या कोई, 20 ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस देखो इनका, 20 तो कोई लिमिट ही नहीं है। 10 भी आप बोलते तो कहीं ना कहीं मैं मानता कि वो 48.3 वाला आपने कनेक्ट कर लिया। 20 तो कोई, अच्छा मैंने 2 लिखा इसलिए 20। चंटो मतलब तुम लोग तो, बताओ कितना आएगा अभी, TTA माइनस कर दो 10,000, TTA माइनस कर 10,000 क्या, 10,000 TTA माइनस कर दो। 10,000 ये माइनस नहीं किया क्या आपने, 4,500 क्यों लिया, कौन सा बेटा, नहीं वो कंप्यूटेड है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी। कितना आ रहा है सर, TTA और माइनस करो, TTA 10,000, 564,500
माइनस करोगे 25,500, माइनस करोगे 20,000, माइनस करोगे 25,000, माइनस करोगे 5,000। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला है। माइनस करोगे 6500 और माइनस करोगे 10,000। 47 500 का इसलिए फर्क आ रहा है बच्चों क्योंकि ये पे किया आपने फॉर हिज हेल्थ लिखा है बेटा, वो 25 में कवर हो गया, तो पेरेंट्स के लिए कितना है 4500, तो यहाँ पर 4500 आएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा 500 बढ़ जाएगा 473 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4500 ले रहा है। Examine the following statement with regard to provision of Income Tax Act 1961. During the financial year 22-23, Mr. Amit ने पे किया interest on loan availed by him for his son higher education, already employed with the firm, and Amit get the deduction कितना 80E। क्या ले सकता है क्या बेटा? जो पे करेगा उसे वो डिडक्शन मिलेगा। अगर अमित पे कर रहा है, क्योंकि कौन पे कर रहा है? अमित, डिडक्शन इसको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड में आपने किया है क्या? एटीसी क्वालिफाई है क्या? यस। इन ऑर्डर टू एलिजिबल ऑफ द क्लेम डिडक्शन अंडर एटीसी, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा एलिजिबल और अप्रूव्ड मोड शुड बी मेड आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। क्या सही बोल रहा है क्या? देखो वैसे तो इसमें देखा जाए तो बात सही बोली है कि जो भी आपका इनकम होगा उसी में तो कंट्रीब्यूट करते हो आप, तो जो आपकी चार्जेबल इनकम है उसी में से क्या मिलेगा आपको? डिडक्शन मिल जाएगा। विद द इंडिविजुअल रिपे द सम कितना 30,000 टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड 14,000 एज ए इंटरेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर द बैंक ऑफ परस्यूइंग ऑफ एलिजिबल हायर स्टडी, द डिडक्शन अलाउेबल कितना हो 80 में 44? नहीं भाई, प्रिंसिपल का नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है। नेक्स्ट, शीला, जो एक वीडियो है भाई सतीश की, जो एम्प्लॉई है मैसर्स XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर रिसीव कर रही है 7 लाख बिंग अकाउंट ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ सतीश NPS अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर 80 CCD। सतीश अर्लियर प्रीवियस ईयर में मिल गया उसको, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है नॉमिनेट क्लोजर ऑफ अकाउंट किसके लिए हुआ है? तो बताओ भाई शीला के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई 60, 7 लाख का 40% कितना हुआ? पर बता दूं आपको मैं, अगर किसी के डेथ पर ये क्लोजर होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। ये टैक्सेबल हो गया ना, पर क्योंकि सतीश की डेथ पर शीला जी को मिल रहा है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मिस्टर विशाल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, 50,000 रुपये टुवर्ड्स टायर टू अकाउंट ऑफ NPS, तो इसको 80 CCD नहीं मिलेगा, 80 C मिलेगा। तो स्टेटमेंट नोट करेक्ट, कंट्रीब्यूशन टायर टू अकाउंट में जो आप करते हैं उस पर क्या मिलता है? 80 C मिलता है। अलाउबिलिटी बताना आपको, कितना अलाउ होगा कितना अलाउ नहीं होगा। रंजन हैज टू पे द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 62,000 and spend nothing for the insurance, life insurance for maintenance of his dependent disabled। तो बताओ क्या होगा? डिपेंडेंट डिसेबल 80 मिलेगा बच्चों, कितना मिल जाएगा? 75,000, 1,25,000। राजो जो एक रेजिडेंट इंडियन है, हैज द स्पेंड द नथिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, डिपॉजिट कितना है? 25,000 LIC के लिए, क्या ये भी मिलेगा 75। और रंजन ने इनकम क्या? 20,000 रुपये ट्रीटमेंट एंड 25,000 रुपये डिपॉजिट क्या? LIC पर मेंटेनेंस डिपेंडेंट क्या है ये? 75, 25,
पेमेंट किया आपने 50,000 का चेक का इलेक्ट्रो ट्रस्ट ऑफ इंडियन कंपनी। देखो इलेक्ट्रो ट्रस्ट का मतलब होता है बच्चों कि आपने कंट्रीब्यूशन किया किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसका मतलब इसको 80, क्योंकि ये रंजन है, सॉरी इंडियन कंपनी है भाई, तो 80 GGB मिलेगा। अच्छा टाइम हो गया क्या? तो मैं देखो इतना इंटरेस्ट को नहीं दिखा रहे। देखिए मैं बता दूं आपको, मुझे अब टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा लास्ट क्लास रहेगा कल टैक्स का GI 7 में। वहाँ में मेरा टैक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग में 2.5 घंटे क्लास चलती थी और फिर 2 घंटे रेगुलर क्लास हुई, तो जल्दी इनका कोर्स पूरा हो गया, सब हो गया, GST वेस्टी सब कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब आप लोगों को मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो ठीक है कल से देखते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चंस कर लेना भाई, ठीक है, और कल हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा कल डाउट क्लास है क्या? ठीक है बच्चों, बाय।